गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BSOC 132 का खंड 3 जो कि है सामाजिक संस्थाएं और परिवर्तन। हमने बाकी खंडों की चर्चा कर ली है, 1 और 2, जिसमें 5 इकाइयों को हमने पढ़ लिया है। मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको जो भी टॉपिक्स है, जो भी जितने भी हमारे पास खंड है उनको मैं सरल करके समझाऊं, ताकि आपका जो लक्ष्य है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए वो फुलफिल कर पाओ, और मेरा जो लक्ष्य है कि आप तक मैं इन टॉपिकों की समझ विकसित कर पाऊँ, दोनों फुलफिल हो जाए। सो हम बात करते हैं इसके टॉपिक नंबर 6, यानी कि इकाई जो इसकी है वो यूनिट जो है इसकी वो 6। तो जो 6 इकाई है वो है हमारी जो परिवार है, नातेदारी है और विवाह है उसके बारे में। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो परिवार है और विवाह नातेदारी है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, प्रस्तावना क्या रहेगी, परिवार के बारे में पढ़ेंगे, परिवार संस्था के बारे में पढ़ेंगे, परिवार के प्रकार पढ़ेंगे, फिर विवाह संस्था, नातेदारी की संस्था, वंश समूह के कार्य, और इस तरह से हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा, हम इसको पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे ज़्यादा मार्क मिल सके। सो हमारा उद्देश्य है परिवार और रिश्तेदारों की अवधारणा को परिभाषित करना, परिवार विवाह की रिश्तेदारी की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करना, परिवार के कार्यों की चर्चा करना, शादी के महत्व को समझना। फिर उसके बाद बात करेंगे कि विवाह और नातेदारी रिश्तेदारी की श्रेणी के नियमों का वर्णन करना, भारत में पाए जाने वाले परिवार और विवाह के प्रकारों पर चर्चा करना। प्रस्तावना में हम पढ़ेंगे कि इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है, इसमें कौन कौन से पहलू समाहित है या किस चीज़ से निहित है। तो परिवार संस्था की अगर बात करें तो परिवार जो है वो रोमन शब्द फेमुलस से लिया गया है। फेमुलस का अर्थ क्या होता था कि एक नौकर, जो नौकर होते हैं, दास होते हैं, उसको फेमुलस बोलते थे रोमन शब्द में, और जो कि परिवार है। उसके बाद हम बात करते हैं जो लैटिन शब्द है फैमिलिया, उसका अर्थ होता है घर। तो जो रोमन कानून है उसमें शब्द उत्पादकों और दासों व अन्य नौकरों के समूह के साथ सामान्य वंश से जुड़े सदस्यों को दर्शाता है। मतलब जो आपका घर है उसमें जो आपके नौकर काम कर रहे हैं, आपके दास काम कर रहे हैं, और उसमें आपका पूरा परिवार है, दादाजी है, माताजी है, बहन जी है आपकी, और आपके पापा मम्मी हैं, इन सब से जो आपके घर में, इनके अलावा जो आपके घर में दास काम कर रहे हैं, नौकर काम कर रहे हैं, उन सब से मिला करके जो एक समूह है बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो परिवार एक सार्वभौमिक और अन्य सामाजिक संस्थानों में सबसे पुराना है, जैसे कि आप जानती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि परिवार की जो परिभाषाएं है वो क्या क्या है, ताकि इससे हमारी समझ विकसित हो सके। तो परिवार जो है वो बच्चों के साथ साथ उसके बिना पति और पत्नी का अधिक या कम स्थायी संबंध है। इसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर इसके बाद हम बात करें तो परिवार एक ऐसा समूह है जहां बच्चों के यौन संबंधों के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी है। उसके बाद हम बात करें तो यह एक सामाजिक समूह है जिसमें विशेषता आम निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। परिवार पति पत्नी बच्चों से मिलकर बनी एक जैविक सामाजिक इकाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैविक सामाजिक इकाई, यानी कि माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं, फिर इसको एक जैविक सामाजिक इकाई बोलते हैं, मतलब एक जैविक क्रिया है। उसके बाद हम बात करते हैं पारिवारिक बुनियादी प्राथमिक समूह और व्यक्तित्व का प्राकृतिक मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद परिवार माता पिता और बच्चों के बीच मौजूद रिश्तों की प्रणाली है। तो जैसे कि आपने देखा होगा परिवार से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बातचीत आनी चाहिए कि परिवार मोटे तौर पर होता क्या है। तो आपने अपने घरों में देखा होगा परिवार में, आपके परिवार में कौन कौन है, जैसे कि आपके दादाजी है, आपके दादी जी है, आपके माताजी है, आपके पिताजी है, आपके चाचा जी चाची जी, फिर आपके चाचा चाची के बच्चे, फिर आप, आपकी बहन, इस तरह से एक समूह बन जाता है जो कि एक परिवार को दर्शाता है। उसमें आपके मतलब कि आर्थिक गतिविधियाँ भी जुड़ी होती है, उसमें आपकी जो है नैतिक गतिविधियाँ भी जुड़ी होती है, उसमें आपकी मतलब सभी तरह की मैं ये कहूँगा कि एक ये सामाजिक इकाई है, ये समाज ही जुड़ा हुआ पूरा उसमें। आर्थिक गतिविधि की अगर बात करें तो जैसे कि आप हैं, आप अपने माता पिता के ऊपर मतलब निर्भर है, आपको अगर कुछ पैसा चाहिए तो अपने माता से मांग सकते हैं, पिता से मांग सकते हैं, अपने दादा से मांग सकते हैं, तो वो एक आर्थिक प्रणाली हो गई। और दूसरे बात करें हम कि नैतिकता की, तो अगर आप परिवार में हैं, बच्चे हैं और आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो जो आपके बड़े हैं वो आपको समझाते हैं,
कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, मतलब आपको वहाँ से एक नैतिक सीख भी मिलती है। तो यह एक परिवार की जो प्रणाली है उसमें आप मतलब कि सुरक्षित रहते हैं और आप एक सुरक्षा का अनुभव करते हैं। उसके बाद जो हम बात करेंगे कि हम परिवार के संबंध परक पहलू की बात कर सकते हैं, जैसे कि सदस्यों के एक दूसरे के प्रति पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हम हैं उसके हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं कि परिवार में हम रहें, तो अगर हम बच्चे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम मतलब सभी का आदर करें, सभी का सम्मान करें और हम शिक्षा ग्रहण करें। और जो हमारे अधिकार होते हैं कि जैसे अधिकार मैं कहूँगा कि जैसे कि बच्चा है उसके अधिकार है कि उसको टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे वो आ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, शिक्षा का अधिकार है और उसको पढ़ने का अधिकार है। ये सब चीज़ मतलब एक अधिकार है। और कर्तव्य की बात करें तो उसका कर्तव्य होगा कि वो पढ़े। शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का काम है, और तो वो हो गया बच्चे का अधिकार। और बच्चे का कर्तव्य क्या होगा कि वह उस जो माता पिता के द्वारा स्कूल में भेजा गया है वो उस कर्तव्य का निर्वहन करे, यानी उस कर्तव्य का पालन करे। अंत में परिवार भी सामाजिकरण का एक एजेंट है। ये सभी पहलू इस संस्था को सामाजिक संरचना की अन्य इकाइयों से अलग बनाते हैं। इसमें आप लिखने में बहुत कुछ लिख सकते हैं कि आपके दादाजी घर में क्या करते हैं, दादी जी घर में क्या करती है, और उनसे आपकी भावनाएं कैसे जुड़ी हुई है। मतलब जितना आप सरल भाषा में लिखेंगे आपको मार्क्स उतने ही अच्छे लिखेंगे, क्योंकि जब आप अपनी सरल भाषा में लिखते हैं, अपने परिवार का चित्रण करते हैं, तो वो एक संजीव मतलब देखा जाए तो एक जीवित लेखनी मानी जाती है। यानी कि आपने वृत्तांत जो किया है वो बुक से पढ़कर नहीं किया, बाकी अपने मतलब कि जो जीवंत जो आपकी दैनिक दिनचर्या चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए किया है। तो आपको जो मार्क्स है एग्जाम में वो ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि परिवार की मुख्य विशेषता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परिवार के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रख लो, ये एग्जाम में आ सकता है। तो जो सार्वभौमिकता है, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक इकाई है। इसका अस्तित्व हर युग और समाज में है। प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार या दूसरे परिवार का सदस्य है। तो सार्वभौमिक इकाई मतलब है सब जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे हो तो आपको नहीं मिलेगा, आप राजस्थान में तो आपको परिवार नहीं मिलेगा, या आप हरियाणा में तो आपको परिवार नहीं मिलेगा, दिल्ली में तो नहीं मिलेगा। यह सभी जगह पर पाया जाता है। और अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका अस्तित्व आज से नहीं, इसका अस्तित्व जब से मनुष्य है तब से है। जैसे कि एक मनुष्य है, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो वो एक परिवार हो गया। फिर यह जो परंपरा है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो धीरे धीरे इसके परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। लेकिन परिवार जो है वो स्थायी रूप में बना हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, एक दूसरे का सदस्य है। तो वित्तीय प्रावधान की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक परिवार किसी प्रकार का वित्तीय प्रावधान करता है ताकि परिवार के सभी बुनियादी आवश्यकताओं को परिवार के सदस्यों को पूरा किया जा सके। यानी कि यहाँ पर बुनियादी आवश्यकताओं की बात कर रहा है। तो वित्तीय प्रावधान जैसे कि आप घर में 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्यों के लिए एक घर की आवश्यकता है, घर में रहने के लिए खाने की आवश्यकता है, ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं। फिर उसके बाद आपके कपड़े हैं, वो भी आपकी बुनियादी आवश्यकता है। उसके बाद आपकी शिक्षा है, वो आज की बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है। तो ये सभी इस तरह की जो आवश्यकताएं है जिसके बिना हम निर्वहन नहीं कर सकते, वो सब बुनियादी आवश्यकता है। तो उसके लिए जो वित्तीय प्रावधान है, जैसे कि हमारे लिए हमारे पिता ने किया, पिता के लिए हमारे दादा ने किया, दादा के लिए उनके पापा ने किया, और हमें अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। तो यह वित्तीय प्रावधान जो है वो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदस्यों के, जो परिवार के सदस्य हैं, जिनका कर्तव्य है और उनको ये पूरा करना है। तो सीमित आकार और नाभिक, इसके बारे में बात करते हैं। तो सीमित आकार का क्या है कि परिवार को सबसे छोटा रिश्तेदारी समूह माना जाता है। छोटा रिश्तेदारी समूह की अगर हम बात करें तो जैसे कि परिवार में 5 सदस्य हैं, तो सबसे मान लो उस घर का सबसे पहले तो जो उनमें रिश्तेदारी है, मतलब उनके रिलेशंस, बोले इंग्लिश में बोले तो रिलेशंस, तो जो पति और पत्नी का संबंध, उसके बाद उसके बच्चों
बच्चे जो होते हैं उनके साथ उनका संबंध, यानी उनके माता पिता हो गए। तो इस तरह से यह एक छोटा सा रिश्तेदारी समूह माना जाता है, यानी कि यहाँ पे जो रिलेशंस है वो बहुत छोटा है, यानी कि माता पिता और बच्चे। जो बच्चे जो होते हैं अविवाहित है मान लो, तो वो उनका सिर्फ 3 का ही रिलेशन रहा, और यह आकार में सीमित है। इसकी सदस्य उन लोगों तक ही सीमित है जो विवाह से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं माता पिता और उनके बच्चों की 3 पीढ़ियों के साथ उनके बुजुर्ग माता पिता बेटे, और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि दादा दादी के जो जिक्र किया था मैंने आपको। उसके बाद बात करते हैं कि भावनात्मक आधार। परिवार के जो सदस्य रहते हैं वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप में जुड़े होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वो अगर स्कूल में कुछ टीचर ने डांट दिया तो बच्चा घर में आके अपनी माता को बताता है, या पड़ोस में किसी ने डांट दिया तो माता के आकर बताता है, या किसी के घर में खुशी का माहौल है तो वो खुश होता है और खुशी अपने मित्रों से जा कर के साझा करता है। और परिवार, यही भावनाएं सब परिवार के अंदर भी रहती है। अगर मान लो परिवार के अंदर दुख है सुख है तो वो अपने माता पिता से साझा करते हैं। अगर वो अपने भाइयों के साथ सहज महसूस करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो भाइयों को भी मतलब जो है वो प्यार प्रेम करते हैं। और इस तरह से जो उनकी भावनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। और यह मतलब जो ये एकीकरण है और जो आपसी स्नेह है वो रक्त संबंध से बनता है, यानी ब्लड रिलेशन से। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक विनियम की। जो एक परिवार में सदस्य होते हैं वो सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों, सामाजिक आचरण का पालन करने के लिए सामाजिकरण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध और बातचीत सामाजिक और कानूनी नियमों द्वारा निर्दिष्ट है। सामाजिक विनियमन की अगर हम बात करें तो एक तरह से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि किससे क्या बात करनी है। अब समाज है तो समाज में हम किसी को कुछ भी तो नहीं बोल सकते। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मनुष्य है या कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो हमें सिखाया जाता है कि उम्र में बड़े से कैसे बात करनी है, अगर उम्र में छोटा है तो उससे कैसे बात करनी है। मतलब ये सब क्या है कि सामाजिक विनियमन है जिनको समाज ने बनाया है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों का मूल परिवार संयुक्त परिवार में तब विकसित होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संयुक्त परिवार की बात को मैं यहाँ ऐसे समझाऊंगा आपको। मान लो एक परिवार है राम सिंह का, उसमें उसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं तो वो एक एकल परिवार है, यानी कि सिर्फ राम सिंह का परिवार है। तो राम सिंह और राम सिंह की जो वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, जब वो दोनों बच्चे शादी कर लेते हैं और उन दोनों बच्चे के बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी कि जो राम सिंह है उसके 2 पोते हो जाते हैं, पोतियाँ हो जाती है। तो उससे जब वो दोनों उसी परिवार में रहते हैं, वो अलग से घर कोई नहीं कुछ नहीं बनाते, वो उसी परिवार में रहते हैं, तो उस परिवार को हम संयुक्त परिवार बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक निश्चित या सामान्य आदत प्रत्येक परिवार में निवास करने का एक निश्चित स्थान होता है। सदस्य आमतौर पर एक साझा निवास करते हैं जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है एकल परिवार, मतलब कोई भी एक आदमी ए सिंह, फिर ए सिंह की पत्नी बी सिंह और उनके 2 बच्चे जो कि अविवाहित है। फिर संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार को समझना है तो संयुक्त परिवार में मान लो ये डी सिंह है, ये डी सिंह की पत्नी है, डी सिंह के 2 बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं, ये उन दोनों बच्चों की वाइफ है और ये डी सिंह के जो ग्रैंड सन्स है। तो जिससे कि यह परिवार जो है वो एक साथ रह रहा है, एक ही निवास स्थान को साझा कर रहा है, उनको हम क्या कहेंगे संयुक्त परिवार। परिवार के कार्य की बात करते हैं तो परिवार के कार्य जैसे कि बताया कि प्रभावशाली कार्य, आर्थिक कार्य, मनोरंजन कार्य और सुरक्षात्मक कार्य, धार्मिक कार्य और शैक्षिक कार्य, ये कार्य हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक्स की जरूरतों और जैविक क्रियाओं के प्रति संतुष्टि। परिवार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जैविक कार्य एक व्यवस्थित और सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों से पति और पत्नी के बीच अधिक से अधिक डिग्री में यौन की इच्छा की संतुष्टि है। उसके बाद ये इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों का प्रजनन और पालन। परिवार का अगला महत्वपूर्ण जैविक कार्य है। परिवार बच्चों के पालन पोषण के लिए उत्कृष्ट संस्था है जो परिवार की
की विरासत को उत्तराधिकारी में मिला है। मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे हमारे माता पिता, जैसे कि हमारे माता पिता है, उन्होंने प्रजनन किया, फिर हम पैदा हुए, फिर हमारी शादी हो गई, फिर हम प्रजनन करेंगे, फिर हमारे एक बच्चा होगा, फिर हमारा एक बच्चा है, उसकी किसी से शादी होगी, फिर उनको एक बच्चा होगा, फिर ऐसे ये जो क्रिया है, ये जैविक क्रिया है, ये जो मतलब ये मतलब सच सत्य छिपा नहीं है कि जो प्रजनन की क्रिया है यह एक जैविक क्रिया है। यह वर्षों से, सदियों से और युगानुयुगान्तर से चली हुई आ रही है, तभी हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो यह क्या करती है कि परिवार की विरासत को एक उत्तराधिकारी देती है। उत्तराधिकारी मान लो कि एक परिवार था, उसमें ए सिंह की शादी बी सिंह से हुई, और जो बी सिंह महिला थी उसने ए सिंह से शादी करके प्रजनन किया, प्रजनन करने से उनके बच्चा हुआ, बच्चा उनको उत्तराधिकारी मिल गया। यानी कि वो जब तक है, जब तक बी ए सिंह की चलेगी, जैसे ही वो एक्सपायर कर जाएगा तो बी डी सिंह जो है या बूढ़ा, वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसके बेटे की चलेगी, तो उत्तराधिकारी हो गया। फिर जब जो उनका बेटा है वो शादी करेगा, फिर उसके बच्चा होगा तो उनका वो उत्तराधिकारी होगा। मतलब वो अपनी पीढ़ी को, अपने परिवार को आगे लेके जा रहा है। फिर घर और न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं या आर्थिक कार्यों का प्रावधान, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, ये प्रावधान कौन करता है? परिवार करता है। जैसे कि परिवार अपने सदस्यों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाओं और ज़रूरतों को कुछ हद तक, भोजन की बात की थी हमने, वस्त्र की बात की थी, आश्रय यानी कि घर की बात की थी, उनको पूरा करता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यार और सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक कार्य। यानी कि जो माता पिता रहते हैं वो अपने बच्चों से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। फिर अगर मान लो परिवार में कोई सदस्य है जिसको सहानुभूति की ज़रूरत है, जैसे कोई मान लो एग्ज़ाम में फेल हो गया, या किसी गेम में वो अच्छा नहीं कर पाया, तो परिवार उसको क्या देता है? सहानुभूति देता है। और मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य आप ऐसे समझो कि मतलब जैसे कोई बच्चा है वो डिमोरलाइज हो गया, मतलब वो अशांति का शिकार हो गया या मानसिक पीड़ा का शिकार हो गया, तो उसके जो माता पिता रहते हैं, उस माता पिता ने देखा कि एक बच्चा था जो कि हम मतलब उसके माता पिता जो भी उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो एग्रेसिव हो जा रहा है, मतलब उत्तेजित हो रहा है किसी भी बात को लेकर, तो माता पिता उसकी मानसिक शांति के लिए मनोवैज्ञानिक उपाय करेंगे, जैसे कि वो उसको डांटना बंद कर देंगे, प्यार से बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि हम मतलब जो बात वो अलग वे में कह रहे थे, जैसे कि अगर एक बात है उसको तेज बोल के बताई जा रही थी, वही बात उसको प्यार से बैठा के चॉकलेट खिलाकर या उसकी अच्छे खिलौने मंगाकर बताई जा रही है, ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ सभी मेरे साथ है। तो ये मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक शांति है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिकरण की। तो जो परिवार है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समाजीकरण। इनके परिवार के माध्यम से एक बच्चा क्या क्या सीखता है? भाषा सीखता है अपनी, जैसे वो हरियाणा में पैदा हुआ तो वो हरियाणवी भाषा सीखेगा, फिर अगर वो तमिल में पैदा हुआ तो तमिल भाषा सीखेगा। यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि माता पहला गुरु होती है बच्चे का, जो उसको भाषा सिखाती है, मम्मा पापा चाचा, वही काम सभी जगह पर सभी लोग करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, मतलब सामाजिकरण है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिकता हमने पहले पढ़ा, तो सार्वभौमिक बहुत जरूरी है, सार्वभौमिक है ये पूरे सभी जगह पर जहाँ पर मनुष्य का अस्तित्व पाया जाता है। फिर उसके बाद बच्चा रीति रिवाजों को सीखता है, जो उसकी रीति रिवाजें हैं, जो जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस इष्ट देव को मानते हैं। फिर परंपराओं को सीखता है कि उनकी परंपराएं क्या क्या है। फिर शिष्टाचार सीखता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है। फिर मानदंड और मूल्यों को सीखता है। फिर मान्यताओं और समाज की सामाजिक भूमिकाओं को सीखने में सक्षम होता है। यह परिवार है जो नई पीढ़ी का समाजीकरण करता है। मतलब नई पीढ़ी मतलब जो उनके बच्चे आ रहे हैं उनको वो सिखाता है, उनको सामाजिक के जो मानदंड है, मूल्य है कि आपको बस में जाना है तो टिकट कटवाना है, ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं कटवाई तो वो क्या है कि समाज के मानदंड है। अगर आप टिकट नहीं कटवाओगे तो आपको पुलिस मतलब जो वो है दंड देना पड़ेगा। अगर आप कानून तोड़ोगे तो आपको जो है पुलिस पकड़ लेगी। वो मूल्य जो हमारे अच्छे मूल्य है कि हम मतलब कि एक ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, और इस तरह के जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जो मैनर्स हैं, गुड मैनर्स हैं, वो सब चीज़ इसमें आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं युवा की सुरक्षा। तो जो परिवार का जो आवश्यक कार्य है, इम्पोर्टेंट जो जॉब है, वो नए सदस्य के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बिना किसी जोखिम और खतरों का सामना किए औपचारिक रूप से हर सदस्य की शारीरिक देखभाल और उनकी सुरक्षा करना है।
जैसे कि परिवार में घर में की जाती है। सभी बच्चों की देखभाल, कि वो आराम से जा रहा है नहीं जा रहा है स्कूल जाते टाइम वो उसको बस में जाना चाहिए या खुद का व्हीकल लेके जाना चाहिए। ये सब चीज़ें मतलब बच्चे जो घर परिवार के वो ध्यान रखते हैं। जैसे बुजुर्ग हो गए तो बुजुर्गों को ऐसे नहीं है कि आपने मतलब फर्श पे पानी गिरा दिया, वो गिर गया तो उससे उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर अगर वो बूढ़ा हो गया तो उसकी दवाइयों का जो प्रावधान किया जाए, उसको डॉक्टर से दिखाया जाए। खांसी जुकाम सर्दी जो भी मतलब परिवार में आप देखोगे कि हम शारीरिक रूप से किन किन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, शारीरिक किन किन चीज़ों से शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर जो बूढ़े हुए हैं उनको हमें मौसमी चक्कर में जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें मतलब कि एक सुरक्षा करती है। उसके बाद हम बात करते हैं परिवार के प्रकार की। तो जो परिवार के जो प्रकार है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, एक तो होता है एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो सामाजिक संरचना की मूल इकाई में रिश्तेदारी के दो प्राथमिक संबंध होते हैं, पितृत्व और भाई बहन के। साधारण शब्दों में एक परिवार में आमतौर पर इन संबंधों में विभिन्न संयोजन और क्रम शामिल होते हैं। भारतीय संदर्भ में आमतौर पर एकल और संयुक्त परिवार दोनों प्रकार के बीच विपरीतता भेद की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त और एकल परिवारों में। परिवारों का वर्गीकरण आमतौर पर परिवारों को संगठित करने के तरीकों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए एकल परिवार की सबसे लोकप्रिय परिभाषा एक व्यक्ति, जैसे कि बताया मैंने आपको, एकल परिवार क्या होता है जिसमें माता मतलब बच्चा, उसके माता पिता रहते हैं, बच्चे अविवाहित होते हैं। संयुक्त परिवार का बताया जो हमने कि माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चे की जब शादी होती है तो परिवार का विस्तार होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि उन बच्चों की शादी होती है, उनकी फैमिली भी एक साथ रहती है, एक परिवार में सभी चीज़ें साझा करती है। और मतलब इस तरह के जो परिवार होते हैं उसमें पितृसत्तात्मक रूप से पितृसत्तात्मक जो रूपकता है वो देखी जाती है। इसके बाद आपने देखा होगा कि मात्र सत्तात्मक रूप से विस्तारित परिवार माँ बेटी के संबंधों पर आधारित होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक भाइयों के पत्नियों और बच्चों से मिलकर एक समूह शामिल है, तो ये भी एक क्या कहलाता है कि भ्रातृ या संप्रा संपार शिवक परिवार कहा जाता है जिसको। इसके बाद हम बात करते हैं एकल और संयुक्त परिवार, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। तो फिर एकल और संयुक्त परिवार प्रणाली का सातत्य, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एकल और संयुक्त परिवार प्रणाली को एक निरंतरता के रूप में देखना होगा। इसका मतलब यह है कि इन दो प्रकार के पारिवारिक प्रणालियों को एक विकासात्मक चक्कर के कुछ संबंधित रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि एक परिवार की संरचना, आकार, रचना, भूमिका, व्यक्तियों की स्थिति, परिवार और सामाजिक मानदंड प्रतिबंधों के संदर्भ में एक समावधि में बदलती है। भारत में शायद ही कोई परिवार हो जो रचना में सदा एकल बना रहे। अक्सर एक वृद्ध माता पिता, अविवाहित भाई और बहनों जैसे अतिरिक्त सदस्य, एक आदमी, उसकी पत्नी, अविवाहित बच्चों के साथ रहने आ सकते हैं। एकल परिवार अपने संरचनात्मक प्रकार के परिवारों के साथ चक्र में एक चरण है, यहाँ तक कि जब कुछ ताकतों ने अपेक्षाकृत लंबे समय तक एकल गृह की स्थापना को स्थगित कर दिया तो संयुक्त परिवार रचना करने वाले रिश्तेदारों के साथ अनुष्ठान, आर्थिक भावुक संबंध अक्सर बनाए रखा जाता है। अगले खंड में हम इन बलों के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है एकल परिवार में क्या है और संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये पारिवारिक संबंध के बारे में बताया हुआ है। तो पति पत्नी, जिनको मतलब इसमें दिखाया हुआ है दाम्पत्य मूल्यक संबंध, मतलब जहाँ जिस परिवार में पति और पत्नी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दाम्पत्य, मतलब हस्बैंड और वाइफ है वहाँ पे। और पिता पुत्र, तो ये पिता पुत्र संबंध में कौन होगा, पिता, उसके बाद उसका पुत्र। और भ्रातृ संबंध में क्या होगा, जब दो भाई भाई परिवार में रह रहे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, भाई भाई, मतलब भ्रातृ संबंध। इसके बाद
जो आपने देखा कि जो परिवार है उसमें किस तरह से मतलब कि जो संबंध होते हैं, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है तो उसको क्या बोला गया है, उसको दाम्पत्य मतलब दंपति होते हैं वो। और जो भाई और भाई है वो परिवार में होते हैं तो भ्रातृ संबंध बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं भारत में संयुक्त परिवार की प्रकृति। तो भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली दो पहलुओं पर आधारित है। संयुक्तता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार का गठन कौन करता है। तो दोनों भाग हमें दिखाएंगे कि भारत में एकल परिवार वास्तव में बड़े परिवार समूहों का हिस्सा है जो संयुक्तता के विचार को साझा करते हैं। और आपने देखा होगा कि संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप में क्या साझा किया जाता है। सामान्य निवास होते हैं, संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व होते हैं, सहभोज होते हैं, संयुक्तता के संस्कार, सामान्य देवता जैसे अनुष्ठान, बांड बांड के कारकों में उनकी संयुक्तता परिलक्षित होती है। तो मतलब जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें जो भी कार्य होते हैं वो एक कॉमन होते हैं, और वो जितने भी कार्य होते हैं वो सब एक साथ मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और भगवान को मान रहा हूँ, वो किसी और भगवान को मान रहा है, या मैं अलग टाइम पे खाना खा रहा हूँ या वो अलग टाइम पे खाने खा रहे हैं। अगर संयुक्त परिवार में हम एक साथ मिलकर रह रहे हैं तो उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन कौन से दिखाई देते हैं। सहभोज। सहभोज का अर्थ है कि घर के अंदर एक ही चूल्हा है आपके और उसी चूल्हे पर सब कुछ बन रहा है। यानी कि आप देखा होगा कि आपने संयुक्त परिवार के अंदर जो चूल्हा होता है वो एक होता है, उसमें सदस्य की सभी सदस्यों की रसोई एक होती है, उसी में खाना बनाते हैं और खाते हैं, उसको सहभोज बोलते हैं। आम निवास। तो जैसे कि आपको पता है कि एक ही चूल्हा रखने वाले जो संयुक्त परिवार होते हैं आज के टाइम में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, मतलब मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये आम निवास है। उसके बाद हम बात करते हैं संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व। स्वामित्व तो यानी कि जो संपत्ति होती है उसका जो स्वामित्व होता है वो संयुक्त होता है। इसका मतलब है कि जैसे कि घर में 10 सदस्य हैं जो नौकरी करते हैं, 4 सदस्य हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, तो उन 10 सदस्यों की जो आय रहेगी, और जो 4 सदस्य थोड़ा कम कमा के लाते हैं, कुछ भी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन सभी की जो आय रहेगी वो एक जो परिवार का मुखिया रहेगा उसके पास रहेगी, जिससे कि मतलब कि एक संयुक्त स्वामित्व का पता चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं सहयोग और भावना। जैसे कि आपने देखा है कि जो संयुक्त परिवार रहते हैं उसमें सहयोग और भावना बहुत ज़्यादा होती है। परिवार के प्रति दायित्व की पूर्ति पर जोर दिया जाता है। फिर जो कार्यात्मक संयुक्त परिवार होते हैं उसके अंदर भावनाओं को समझा जाता है और मिल बांट कर उन सबका काम चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पितरात्मक संयुक्त परिवार में जो पिता होते हैं वो पुरुषों का नेतृत्व करते हैं और वो मतलब पूरे परिवार को चलाते हैं। जैसे कि घर में क्या सब सामान लेके आना है, क्या सामान ख़त्म हो गया है, उनके जो मानदंड होते हैं कि हमें मतलब किन मानदंडों किन मूल्यों का हमें पालन करना है, वो सब जो परिवार के मुखिया होते हैं, जो पितृसत्तात्मक जो लोग होते हैं, मतलब कि वो पितृसत्तात्मक जो उनकी पीढ़ी से चली आ रही है कि जो उनके पिता हैं वो उनमें सत्ता का केंद्र होगा और वो ही उस पूरे परिवार को चलाएंगे। तो इसी तरह से उन्हीं के जो दिए हुए मानदंड है उनका पालन करना होता है। जो अनुष्ठानिक बंधन है, जो संयुक्त परिवार के अंदर जो पूजा पाठ है ये भी एक मतलब संयुक्तता का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इस प्रकार एक संयुक्त परिवार मृत पूर्वजों के आवधिक प्रायश्चित के एक साथ बंधे हुए हैं। सदस्य एक श्राद्ध समारोह करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भारत के अंदर आपने देखा होगा कि श्राद्ध प्रक्रिया होती है, यानी कि जैसे जो उनके पूर्वज मर गए हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए उनको श्राद्ध, तो उनके लिए श्राद्ध समारोह करते हैं, उनके लिए पिंडदान करते हैं। इस तरह की मतलब जो है धार्मिक कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, वो सब करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो इसकी विशेषता वही है कि खर्चा बच जाता है, सभी लोगों में एकता की भावना होती है, सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, और जो घर के जो गरीब तबके के
सदस्य रहते हैं उनका भी गुजारा हो जाता है, उन्हें ज़्यादा मतलब कि परेशानी नहीं उठानी पड़ती। इस तरह से अगर आप देखोगे तो संयुक्त परिवार के फ़ायदे आप खुद से लिख दोगे कि संयुक्त परिवार के फ़ायदे क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं एक संयुक्त परिवार का गठन कैसे होता है। तो ये गठन आपने देखा होगा कि हम किसी से दोस्ती भी करते हैं तो उससे पहले हमारे क्या मिलने चाहिए, विचार मिलने चाहिए। तो सदस्यों के बीच रिश्ते जो सबसे पहला बिंदु है, फिर एक इकाई में पीढ़ियों की संख्या, फिर संयुक्त संपत्ति का बंटवारा, फिर सदस्यों के बीच परिजन संबंध, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में सदस्यों से संबंधित सम्मिलित रूप से या दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। कमोबेश एक सर्वसम्मत समझौता है कि परिवार को अनिवार्य रूप से संयुक्त रूप से परिभाषित किया जाता है। अगर दो या दो से अधिक संबंधित विवाहित जोड़े शामिल हो तो यहाँ देखा गया है कि दोनों जोड़े संबंधित हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में जो परिवार है एक पिता पुत्र संबंध में या कभी कभी पिता पुत्र संबंध में लिनेनी है, उसमें दूसरे की बात करें तो वो भाई भाई के जो भ्रातृत्व रिश्ते की बात करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में पाए जाने वाले मातृसत्तात्मक प्रणालियों में परिवार आमतौर पर एक महिला और उसकी माँ, उसकी विवाहित और अविवाहित बेटियों से बना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त परिवार यानी संप्राशिवक संयुक्त परिवार, जैसे कि आपने बताया था कि दो या दो से अधिक विवाहित जोड़े शामिल होते हैं जिसमें भाई बहन का संबंध होता है और इसी प्रकार आमतौर पर एक भाई और उसकी पत्नी एक अन्य भाई और उसकी पत्नी अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। उसके बाद संपूरक संपार्श्विक संयुक्त परिवार, यह एक ऐसा परिवार होता है जिसमें अविवाहित तलाकशुदा विधवा संबंधी भी रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वशाखीय संयुक्त परिवार यानी कि दो युगल जिनके बीच में परंपरागत संबंध होता है, जैसे कि एक माता पिता और उसके विवाहित बेटे के बीच या किसी माता पिता और उसकी विवाहित बेटी के बीच जो कुछ समय एक साथ रहते हैं। अनुपूरक संयुक्त परिवार, यह एक अविवाहित तलाकशुदा विधवा रिश्तों के साथ मिलकर एक संयुक्त परिवार है जो लिंक किए गए एकल परिवारों से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए पिता का विधुर भाई और बेटे की पत्नी का अविवाहित भाई या बहन। वंश परंपरागत सर्वोदय संयुक्त परिवार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एक इकाई में पाई जाने वाली पीढ़ी की संख्या, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामूहिक संपत्ति की साझेदारी, कि कैसे जो सामूहिक संपत्ति होती है उसकी क्या साझेदारी रहती है। तो इसके ऊपर जो शोधकर्ता थे एफ जी बेली, उन्होंने संयुक्त परिवार शब्द की सीमा की वकालत की और रिश्तेदारों के समूह के लिए जो हम वारिस संपत्ति का मालिकाना समूह बनाते हैं। उदाहरण के लिए गोरे एक संयुक्त परिवार का वयस्क पुरुष उसके आश्रितों के समूह के रूप में परिभाषित करता है। इन पुरुष सदस्यों की पत्नियां छोटे बच्चों पर आश्रित होते हैं। महिला सदस्यों को हमवारिस की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है, उसके पास आश्रितों के रूप में निवास भरण पोषण अधिकार है। सन 1937 में उसी अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। एक हिंदू विधवा को संपत्ति पर भी वही अधिकार है जो उसके बेटे व मृत पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। अधिनियम ने पत्नी और अपने जीवन काल के दौरान ही पति की अचल संपत्ति से आय का अधिकारी बनाया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्रावधान है जो दिए हुए हैं कि अगर मान लो आपका पति मर गया है तो आपको किस तरह से आपकी जो अचल संपत्ति है उसका अधिकारी या उस पर आपका अधिकार कैसे बनाया जाए। फिर इसके बाद आया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसमें वंशानुगत जो हिंदुओं के बीच विरासत की दो प्रणालियों का वर्चस्व था। एक प्रणाली जिसे मिताक्षरा पद्धति कहा गया था, अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है कि एक बेटे का अपने पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म के समय से ही अधिकार निहित होता है। पिता इस संपत्ति का कोई हिस्सा अपने बेटे के हित के विरुद्ध किसी को नहीं दे सकता। अन्य प्रणाली जो थी वो थी दया भाग पद्धति, जो बंगाल असम में अपनाया गया। पिता अपने हिस्से का पूर्ण स्वामी होता था, वह अपनी संपत्ति को जिस तरह से चाहता है उसे किसी को भी देने का अधिकार है। फिर उसके बाद बेटियों की जो थी दशाएं थी कि उनको कैसे ज़मीन मिलेगी, कैसे उनके अचल संपत्ति पर अधिकार होगा, वो सब है। संयुक्त परिवार में रहने का पर्सनल और भिन्नताएं के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो परिवर्तनशीलता थी, जो एक संयुक्त परिवार होती है उसमें हमने क्या क्या साझा किया है, क्या क्या आपको बताया है ऊपर, वही सब चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है इनके अंदर। तो ब्रेकअप यानी विच्छेद,
सांस्कृतिक रूप से संरूपित समय यह जाति, समुदाय और क्षेत्र में भिन्न होता है। वह समय एवं विवाहित बेटा या भाई अलग आवासीय व्यवसाय इकाई बनाने के लिए टूट जाता है। एक परिवार के भीतर परिवारों के बीच भिन्न हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, मान लो एक सिंह था जिसके 2 बेटे थे, बी सिंह और डी सिंह, दोनों की शादी हो गई, लेकिन जो दोनों की जो पत्नियां थी उनमें आपसी मतभेद हो गए और उनसे उनका परिवार टूट गया। उन्होंने बोला कि हमें एक साथ नहीं रहना है। तो जिस कारण से क्या हुआ कि ए सिंह, बी सिंह और डी सिंह की वाइफें अलग अलग रहने लगी और उन्होंने अपना एक अलग आवासीय मकान बना लिया, जिससे कि वो जो संयुक्त परिवार था वो किस में टूट गया, एकल परिवार में। तो इसे हम विच्छेद कहते हैं। उसके बाद जनसांख्यिकीय रूपरेखा। औसत जीवन प्रथा से शादी में औसत आयु, प्रति जोड़े पैदा करने वाले बच्चों की औसत संख्या, विभिन्न बच्चों के जन्म के समय पिता की आयु आदि जैसे कारकों के आधार पर हम फिर से संयुक्त परिवार के प्रतिरूप में बदलाव पाएंगे। शिक्षा के प्रभाव, जैसे कि आपने देखा है कि स्थानीय गतिशीलता और व्यवसाय की विविधता के कारण भी परिवार के स्वरूप में बदलाव आता है। पहले क्या हुआ करता था कि जो एक माता पिता होते थे वो उस समय जो क्या बोलते हैं, चिकित्सा सुविधा इतनी नहीं थी। जैसे अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, परिवहन सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और गांव के आसपास हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, फिर शिक्षा प्रणाली ऐसी नहीं थी। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते थे कि ज़्यादा बच्चे रखते थे। अगर मान लो एक बच्चे को कुछ हो गया तो उनके पास उनके उत्तराधिकारी रहेंगे। तो जिससे कि होता ये था कि उन बच्चों में बहुत प्यार हुआ करता था और आपसी मतभेद होने की संभावनाएं बहुत कम हुआ करती थी। अगर आपसी मतभेद होगा तो उनमें से कोई एक बच्चा या 2 बच्चे ही जाते थे जो मतलब अपना अलग आवास बनाते थे, लेकिन फिर भी उस परिवार में 4 या 5 बच्चे ऐसे रहते थे जो अपने माता पिता के साथ रहते थे, शादी करने के बाद भी उसी परिवार में रहते थे, और जिससे क्या है कि एक संयुक्त परिवार बना रहता था। फिर बात करें व्यापकता की। आपने देखा होगा कि गाँव, जाति, समुदाय और अन्य जनसंख्या में पारिवारिक प्रकार शामिल थे और पोलिन कोलंडा ने भारत में संयुक्त परिवार की व्यापकता के पैटर्न को रेखांकित किया था। इसके बाद संयुक्त परिवारों के अनुपात में क्षेत्रीय अंतर होता है। उदाहरण के लिए गंगा के मैदानी इलाकों में मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक है और जो भारत में विभिन्न समूह और स्थानों में सामान्यतः संयुक्त परिवार के टूटने के जो प्रथागत समय में अंतर प्रतीक होता है। जैसा कि आपने देखा कि परिवार टूटने का बेसिकली एक ही कारण होता है, जो मानसिक मतभेद होता है। और परिवार के अंदर जो संयुक्त परिवार रहते हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, जैसे कि कुछ लोग कम कमाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, जिससे कि परिवार में जो एक असंतुलन बन जाता है और परिवार टूट जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विवाह की संस्था की। तो विवाह परिवार की तरह सार्वभौमिक सामाजिक संस्थाओं में से एक है। सार्वभौमिक सामाजिक संस्था की हम बात करें तो मतलब ये सार्वभौमिकता सभी जगह पाई जाने वाली चीज़ है। संस्था यानी कि पहले हमने परिवार की बात की, फिर हम विवाह की बात कर रहे हैं। तो विवाह एक ऐसा बंधन है, वो भारत में भी है, वो अमेरिका में भी है और वो सभी जगह पर पाया जाता है। लेकिन अभी लिव इन रिलेशंस का जो चल रहा है उसमें यह देखने को कम मिला है कि लोग जो है वो समय पर शादियां नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जो ये विवाह की सार्वभौमिकता है वो आज भी बनी हुई है, जिसका रेशियो ज़्यादा है लिव इन रिलेशन से। तो इसके बारे में बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि विवाह मानव समाज द्वारा कानूनी और प्रथागत तरीके से मनुष्य के यौन जीवन को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया संस्थान है और विभिन्न संस्कृतियों में इनके अलग अलग निहितार्थ है, इनके अर्थ भी अलग अलग है। जैसे कि देखा होगा कि कोई उत्तराधिकारी के लिए विवाह करता है, तो कोई अपने मतलब यौन संबंध के लिए, बट इसमें देखा जाए तो जो मुख्य है वो उत्तराधिकारी के लिए होता है। विवाह का अर्थ और परिभाषा की बात करें तो समाजशास्त्र में कोलिन्स शब्दकोश में उल्लेख किया गया है कि विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब आदमी का विवाह हो जाता है तो जो गांव के लोग रहते हैं उसको एक सामाजिक रूप दे देते हैं कि भाई अब ये सामाजिक रूप से पति पत्नी है, और ये इनका मतलब कानूनी रूप से पुष्टि भी की जाती है कि अब ये जो है दोनों हस्बैंड वाइफ है और अब ये
मतलब जो इनको प्रजनन करने की छूट है वो दे दी जाती है। वो अपने पर्दे में रहकर, मतलब जो भी उनकी मान्यताओं के अनुसार है, जो भी उनकी जो मान्यताएं है, जो भी उनके परिवार के अनुष्ठान है, वो एक पति पत्नी के रूप में करते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो ये बच्चा पैदा होना, वो सब चीज़ तो आपको पता ही है। फिर जो लुंडबर्ग थे, उनका कहना था कि विवाह में नियम और विनियम होते हैं जो एक दूसरे के सम्मान के साथ पति और पत्नी के अधिकार और कर्तव्य विषयाधिकार को परिभाषित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब पति और मान लो जब लड़की है, एक लड़का है, जब वो शादी नहीं करते हैं, मान लो उनकी शादी नहीं हुई है अभी, तो वो एक इतने नियमों में नहीं बंधे होते हैं, ना लड़का बंधा होता है ना लड़की बंधी होती है। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तब वो एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो जो उनके जो हित होते हैं, उनके जो दुख सुख होते हैं, वो एक मतलब एक हो जाते हैं। जैसे कि मान लो पति की पति का जो हित है उसमें पति का भी हित है, पत्नी का भी हित है, पति का जो सुख है उसमें पत्नी को भी सुख है। वो सब चीज़ें मतलब क्या है कि साझा हो जाता है उन दोनों का। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि परिवार के बीच में एक मतलब उन दोनों के बीच में एक भावनात्मक मानसिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव हो जाता है, जिससे कि वो अपना जीवन का जो निर्वाह था वो आधा आधा करके जीते। मतलब कि जैसे कि वो पूर्ण तभी मानते अपने आप को जब वो एक संबंध में रहते हैं, पति और पत्नी के संबंध में रहते हैं, तो उनमें वो एकता का भाव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में विवाह की सार्वभौमिकता। तो विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे सामाजिक रूप से मंजूरी दी गई है। ये सब मैंने आपको बता दिया। और जो भारत में है, मैंने आपको बताया कि 8 तरह के विवाह प्रचलित है। इसके बाद बात करते हैं कि विवाह में जीवन साथी चयन के नियम। तो आपने देखा होगा कि विवाह के लिए जीवन साथी का चयन करने के लिए आज भी भारत में जीवन साथी का चयन करने के लिए उनके माता पिता बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि उनके माता पिता रिश्तेदारों से बोलते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है वो शादी के लायक हो गया है, उसके लिए कोई अच्छा जीवन साथी हमें चाहिए। तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं, उसके जो भैया भाई लोग रहते हैं, वो सब उनके लिए जीवन साथी का चयन करने का मतलब जीवन साथी का चयन करते हैं। इसमें जो सबसे दिया हुआ है कि निषेधात्मक नियम, तो निषेधात्मक नियम में है जो पुरुष और महिलाओं पर एक निश्चित श्रेणी के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे कुछ नियम इस प्रकार, जैसे अंतर्विवाह। आपने देखा होगा कि होगोल के अनुसार अंतर्विवाह एक सामाजिक नियम है जिसके तहत किसी व्यक्ति को परिभाषित सामाजिक समूह में विवाह करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो आप देख रहे हो कि बहुत पुराने समय से जो कबीले होते थे वो मतलब कि अपने कबीलों में ही शादी करने की वो परंपरा रखते थे। उसके बाद देखा होगा आपने विवाह की अनुमति केवल समूह के भीतर और समूह जाति वर्ग ये सब चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद अंतर्विवाह की बात उद्देश्य, उदाहरण के लिए नस्लीय शुद्धता, भौगोलिक अलगाव, आर्थिक मतभेद, सांस्कृतिक मतभेद, श्रेष्ठता की भावना, अलगाव की नीति, समूह के भीतर धन रखने की इच्छा आदि को बनाए रखना। मतलब अंतर्विवाह का उद्देश्य क्या हो सकता है? अंतर्विवाह का उद्देश्य हो सकता है कि जो उनकी नस्ल है वो बनी रहे। जैसे कि अगर मान लो एक आदमी है, वो इंडिया का है और मतलब दूसरा जो उसका जीवन साथी, मतलब या तो लेडीज लगा लो आप, वो साउथ अफ्रीका की है। तो अगर दोनों शादी करते हैं तो जो भारत का लोग रहता है, भारत का जो आदमी रहता है और साउथ अफ्रीका की जो लेडीज रहती है, वो जब बच्चे को जन्म देंगे तो उनका बच्चा नस्लीय जो उनकी उसकी जो नस्ल रहेगी वो भारत में नहीं मिल सकती है। और ऐसा हो सकता है कि मान लो भारत में मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो साउथ अफ्रीका में मिले। तो उससे क्या है कि नस्लीय शुद्धता जो भारत में लोगों को और जो समाज में लोगों को चाहिए वो उनके हिसाब से ना हो। फिर जो भौगोलिक अलगाव है, जो मैंने बताया कि जगह के बारे में, मतलब किसी भौगोलिक के बारे में। फिर धार्मिक मतभेद हो सकते हैं। मान लो हिंदू अगर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मान ले मुस्लिम लड़की उनके अनुष्ठान को नहीं जानती हो और वो उन सब चीज़ों का पालन ना करे। उसके बाद सांस्कृतिक मतभेद हो सकते हैं, श्रेष्ठता और हीनता की भावना हो सकती है। जैसे अगर मान लो जो लोगों ने मानसिकता बना रखी है कि लोअर कास्ट निवल का हायर कास्ट की, या उनसे उनमें मतलब भेदभाव बन जाए। और बहिर्विवाह की अगर हम बात करें तो जो होयबेल थे उसने एक सामाजिक नियम दिया कि जिस व्यक्ति को
परिभाषित सामाजिक समूह में विवाह करने से रोकता है जिसमें वह एक सदस्य है। अंतर्विवाह नियम के विपरीत रूप है, यानी कि जो ये बहिर्विवाह है यह आपको अंतर्विवाह करने से रोकता है। मतलब ये बिल्कुल उल्टा है उसका कि आप जो गोत्र का क्लोज यहाँ पे लगता है, मतलब जो आपका गोत्र है, मान लो कोई भी गोत्र है तो आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते। और सहपिंड का अर्थ है व्यक्ति पिता के साथ और माता के मतलब आप गोत्र जो आपका सेम गोत्र है उसमें शादी नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्लोज लगाया कि सहपिंड का, यानी कि व्यक्ति पिता के साथ और माता के 5 पीढ़ियों के अंदर विवाह नहीं कर सकता। जैसे आपके पिता की 7 पीढ़ियाँ लगानी है, उसमें अगर कोई रिलेशन है तो आपको शादी नहीं, मतलब आप शादी नहीं कर सकते। अगर आपकी माता है उसकी 5 पीढ़ियों की जो है क्लोज लगानी है, फिर उसमें अगर आप का कहीं पे अटक रहा है तो आप शादी नहीं कर सकते। और फिर गाँव का क्लोज लग जाता है, जैसे कि आपने देखा है कि गाँव में भी शादी नहीं कर सकते आप। और गाँव में कुछ जैसे पंचायती रहती है कि भाई 12 गांव में शादी नहीं करनी है, 12 गांव तक हम दूसरे को मतलब भाई बहन मानेंगे, ऐसे करके ये सब क्लोज लगा रखे। फिर है अगम्य गमन निषेध, यानी कि इंसेस्ट टैबू, जो दो व्यक्तियों के बीच यौन संबंध या वैवाहिक संबंध का निषेध, जो रक्त संबंध द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, जो एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। तो मतलब अगर एक ही परिवार से संबंध रखते हैं तो उसमें यौन संबंध पर रोक है और वो वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते। उसके बाद बताया गया है कि अनुलोम यह विवाह का वह रूप है जिसमें उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। इस प्रकार ब्राह्मण लड़का किसी निम्न जाति या वर्ण की लड़की शादी कर सकता है। प्रतिलोम यह विवाह का वह रूप है जिसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। पारंपरिक समाज में ऐसी शादी को प्रोत्साहित पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए ब्राह्मण लड़की के लिए यह संभव नहीं था कि वह निम्न जाति निम्न लड़की से शादी कर सके। उसके बाद अधिमान्य या निर्देशात्मक नियम, तो बहिर्विवाह और अंतर्विवाह के नियम अधिमान्य हो सकते हैं जो कुछ प्रकार के संबंधों को प्राथमिकता दे सकते हैं। कुछ मामलों में व्यक्ति किसी विशेष परिजन समूह के भीतर विवाह का साथी चुन सकता है और केवल एक विशेष परिजनों को चुनने के लिए बाध्य हो सकता है। इस तरह के रिवाज जो निर्धारित करते हैं कि किसी को किससे शादी करनी चाहिए, शादी करना पसंद करते हैं, अधिमान्य या निर्देशात्मक नियम कहते हैं। इसमें कुछ निर्धारित नियम इस प्रकार है, जैसे भ्राता भगिनी, क्रॉस कजिन की शादी, जैसे दो व्यक्तियों का विवाह जो विपरीत लिंग के भाई बहनों के बच्चे होते हैं, यानी एक अपनी माँ के भाई की बेटी है और दूसरे अपने पिता के बहन की बेटी है, शादी करते हैं तो इसे क्रॉस कजिन विवाह कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, यह विवाह आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के गोंड और झारखंड के उरांव और खारिया जनजाति के बीच किया जाता है। इस प्रकार के विवाह भारत में दक्षिणी भाग में भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं समानांतर चचेरे भाई का विवाह। इन दो व्यक्तियों का विवाह एक ही लिंग के भाई बहनों की संतानों से होते हैं, यानी एक व्यक्ति अपनी माँ की बहन की बेटी, यानी कि जो अपनी माँ की बहन की बेटी यानी कि अपनी मौसी की बेटी से और अपने पिता के भाई की बेटी से विवाह करता है, इसे समानांतर चचेरे भाई विवाह कहा जाता है। इस तरह से शादी जो होती है वो मुसलमानों में देखी जाती है। देवर से विवाह, देवर से विवाह रिवाज का प्रचलन जिसे एक विधवा मृत पति के बाद शादी करती है, इसे नटाल या नांत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की प्रथा नीलगिरी पहाड़ियों के टोंडा में प्रचलित है। इसे नटाल नांत्र विवाह के रूप में भी जाना जाता है। यह पंजाब के कुछ हिस्सों में भी पाया गया था। फिर साली से विवाह अधिकार, साली से विवाह की प्रथा है जिसमें एक विदुर अपनी मृतक पत्नी की बहन से शादी करता है, इसे हम साली से विवाह का अधिकार कहते हैं। फिर विवाह के रूप, तो आपने देखा होगा कि भारत में विवाह सामान्यतः सूचीबद्ध रूपों अर्थात एक रूपता, एक समय में एक महिला की शादी, बहुविवाह, एक पति या एक पत्नी से अधिक पत्नी या पति का विवाह भारत में पाए जाते हैं। उत्तरार्ध जो बहुविवाह है, दो रूप है, बहुविवाह एक समय में कई महिलाओं की शादी और बहुपत्नी एक समय में कई पुरुषों के लिए एक महिला की शादी। हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में हमें विवाह के 8 रूपों के संदर्भ मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति तथा बहुप्रथा। इसके बाद हम बात करते हैं एक विवाह की। तो हिंदुओं में 1995 के हिंदू विवाह एक्ट जो था उसमें पारित होने के बाद एक हिंदू पुरुष एक समय में एक से अधिक महिला से शादी करने की अनुमति थी।
मतलब 1955 से पहले जब तक ये हिंदू मैरिज एक्ट था वो लागू नहीं हुआ था, तब तक एक हिंदू पुरुष मतलब एक से अधिक महिलाओं से शादी कर सकता था, लेकिन जैसे ये लागू हुआ फिर बहुविवाह नहीं कर सकता था। मतलब जैसे देखा जाए तो वह 1955 के बाद हिंदू विवाह एक्ट आने के बाद एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं कर सकता था। हालांकि आपने देखा होगा कि जो उस समय में राजा और सरदारों, गांव के मुखिया, भूमि अभिजात वर्ग के सदस्यों में बहुपत्नी प्रथा का पालन किया जाता था। हम कह सकते हैं कि जिनके पास एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने का साधन और शक्ति थी वे बहुविवाहित थे, यानी कि जिसके पास पैसे थे, अच्छे थे, स्रोत अच्छे थे, वो एक से अधिक पत्नी रख सकते थे। जिसके पास खुद के खाने के लिए नहीं था वो कहाँ से बहु पत्नियाँ रखेगा। उसके बाद कृषक और कारीगर जैसे कुछ व्यावसायिक समूहों के बीच इसमें शामिल होने वाले आर्थिक लाभों के कारण बहुविवाह कायम रहा। जैसे कि आपको पता है कारीगरों समूह के बीच मतलब लोगों को आर्थिक लाभ मिलता था, जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि जितना ज़्यादा पैसा रहेगा वो उस हिसाब से अपनी पत्नियां रखता था। इसके बाद आपने देखा होगा कि एक विवाह ईसाई और पारसी समुदायों में सख्त रूप से प्रचलित है। मतलब एक विवाह जो है, जो ये विवाह है एक पत्नी और एक मतलब जो पति है वो एक ही पत्नी से शादी कर सकता है, मतलब एक ही बार शादी कर सकता है। जब तक वो जिंदा है उसी के साथ उसको रहना है। तो ये मतलब क्या था, जो पारसी समुदाय और ईसाई समुदाय में प्रचलित है, जब तक उनका तलाक ना हो। अगर वो तलाक ले रहे हैं तो वो अलग रह सकते हैं। बहुविवाह दूसरी ओर इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति दी जाती है। एक मुस्लिम व्यक्ति एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, एक साथ मतलब 4 पत्नियां रख सकता है, और विवाह तो कितने भी कर सकता है। अगर वो मान लो 4 पत्नी है, एक को हटा दिया या एक को मतलब तलाक 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 करके उससे तलाक ले लिया, या जैसे भी है उसने उन पेपर जाके कुछ भी करके तलाक ले लिया, तो 5वीं औरत से भी शादी कर सकता है, लेकिन एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक मुस्लिमों के एक छोटे प्रतिशत अर्थात अमीर और शक्तिशाली तक सीमित कर दिया गया। आदिवासी आबादी के संबंध में हम पाते हैं कि सामान्य रूप से आदिवासियों के प्रथागत कानून में बहुविवाह की मनाही नहीं की है। उत्तर मध्य भारत की जनजातियों में बहुविवाह अधिक व्यापक है। बहुपति बहुपति प्रथा बहुपत्नी प्रथा से भी कम प्रचलित है। केरल की कुछ जातियों ने हाल तक बहुपत्नी प्रथा का पालन किया। तमिलनाडु में नीलगिरी का टोडा, उत्तरांचल के देहरादून जिले में जौनसार, बावर का खासा और कुछ उत्तर भारतीय जातियाँ बहुपत्नी प्रथा का पालन करती है। बहुपत्नी के बेहतर रूप में पति भाई है। और इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुपति प्रथा के प्रसार से संबंधित कारक क्या क्या है? एक, परिवार के भीतर संपत्ति के विभाजन को रोकने की इच्छा, जिसमें कि फिर उसके बाद बात करते हैं हम सहोदर समूह की एकता और एकजुटता को संरक्षित करने की इच्छा। मतलब आप देखोगे तो जैसे कि अगर एक परिवार है, परिवार में एक आदमी एक से शादी कर रहा है, तो उस तरह से मान लो अगर 4 आदमी हैं तो चारों का ही शादी हो गया, तो उनके परिवार की जो संपत्ति है वो बट जाएगी। तो जिससे क्या होगा, संपत्तियों का बंटवारा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी लोगों ने ये बहुपत जो मतलब बहुपति विवाह किया। उसके बाद बहुपति विवाह मतलब कि पति ज़्यादा पत्नी एक। फिर सहोदर समूह की एकता, एकजुटता को संरक्षित करने के लिए, मतलब भाइयों में प्यार बना रहे। उसके बाद एक ऐसे समाज में एक से अधिक पति की आवश्यकता होती है जहाँ पुरुष लंबे समय के लिए वाणिज्यिक या सैन्य यात्रा पर जाते हैं। मतलब समझ ही सकते हैं आप। उसके बाद कठिन अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से एक अनुपजाऊ भूमि जो भूमि और संपत्ति के विभाजन के पक्ष में नहीं है। मतलब जहाँ पर अनुपजाऊ भूमि हो, कठिन अर्थव्यवस्था हो, पेट पालना नहीं है लेकिन उत्तराधिकारी तो चाहिए भाई, तो उसके लिए भी ये मतलब प्रथा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रचलित रूप। तो विवाह के इन रूपों के बारे में आज क्या स्थिति है? एक विवाह भारत में विवाह का सबसे प्रचलित रूप है। हालांकि भारत के किसी समय हिंदुओं के बीच बहुविवाह होने की सूचना मिली है। और यह व्यक्ति जो अक्सर बहुत बड़े होने का दिखावा करता है, कानून की खामियों को अपने फायदे में बदलकर सजा से बच जाता है। एक ऐसी पत्नी है जो अपने पति की दूसरी शादी से अनजान होती है, और भले ही वह इसके बारे में जानती हो लेकिन अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होती है और अपने भाग्य को स्वीकार करती है। मतलब ऐसे देखा जाता है कि कई लोग होते हैं जो शहरों में काम करते हैं और गाँव में भी शादी हो रखी होती है, और वो जो गाँव की बीवी है उसको साथ लेकर नहीं जाते हैं, शहरों में दूसरी शादी कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ऐसे में मतलब कि उनकी पत्नी को पता नहीं चल पाता है, और वो कानून की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। इसके बाद अगर मान लो उसको पता भी चल जाता है गांव वाली पत्नी को, तो वो अपना भाग्य समझकर ऐसा स्वीकार कर लेती है।
उसके बाद हम बात करते हैं नातेदारी की संस्था। परिवार, शादी और नातेदारी सामाजिक संबंधों के संदर्भ में एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हैं। नातेदारी सार्वभौमिक है, बुनियादी सामाजिक संस्थानों में से एक प्रतिनिधित्व करती है। नातेदारी एक ऐसी विधि है जो सामाजिक संबंधों की रूपरेखा प्रदान करती है। रिश्तेदारी का अर्थ है व्यक्ति के विवाह या रक्त संबंधों पर आधारित अन्य सदस्यों के साथ संबंध। यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि एक आदमी था, उसकी शादी हो गई एक लड़की के साथ, तो लड़की के जो भाई बहन है, ममेरा चचेरा फुफेरा जो भी है, सब उसमें नातेदारी में आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिश्ते या तो विवाह के बंधन के कारण या खून के रिश्ते के कारण माने जाते हैं। और नातेदारी का महत्व क्या है? रिश्तेदारी प्रणाली नातेदारियों के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों के एक समूह को संदर्भित करती है जो रक्त संबंध के आधार पर तकनीकी रूप से, जिसे आम सहमति कहा जाता है, विवाह संबंध के आधार पर जिन्हें आत्मीयता कहा जाता है। नातेदारी की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो हमने पहले जो सामान्य बिंदु बना लिया है कि नातेदारी प्रगति रूप में दिए गए संबंधों की सांस्कृतिक व्याख्या का परिणाम है। कुछ अलग अलग तरीकों पर चर्चा की है जिससे समाजशास्त्री नातेदारी पद्धति को देखा है। ऐसा करने के दौरान हमें अप्रत्यक्ष रूप से नातेदारी अध्ययन में कुछ मूल नियमों और अवधारणाओं को पेश किया है। इसके बाद हम बात करते हैं वंश का सिद्धांत। वंश का सिद्धांत है कि जो जिसके तहत एक बच्चा सामाजिक रूप से अपने माता पिता के समूह से जुड़ा होता है। कुछ समाजों में बच्चे को पिता और माता दोनों का समान रूप से वंशज माना जाता है, सिवाय इसकी उपाधि और उपनामों को आमतौर पर पुरुष कर्म के साथ पारित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बच्चा होता है जिसका गोत्र जो रहता है, लड़का जो रहता है उसका गोत्र उसके पापा के नाम से आता है, और बाकी जो साझा जिम्मेदारी रहती है वो माता की भी उतनी होती है और पिता की भी उतनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वंश के प्रकार। अन्य समाजों में एक ही वंश समूह से जुड़े होने के मतलब एक एविनिक अर्थात केवल एक रेखा में कहा जाता है। बच्चा या तो पिता के समूह के साथ संबंध होता है यानी पितृ वंशानुक्रम में होता है, या माता के साथ मातृ वंशानुक्रम में होता है। प्रजनन और गर्भाधान के शरीर विज्ञान के सिद्धांत अक्सर वंश के इन विभिन्न तरीकों के साथ संबंध की गणना करते हैं। पूर्व में पिता को अक्सर प्रजनन में प्राथमिक भूमिका दी जाती है, जबकि माता को केवल बच्चे के वाहक के रूप में माना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे का एडमिशन होता है वो भी पिता के नाम से होता है, बच्चे का जो उपनाम सब चीज़ मतलब किसके नाम से होता है? पापा के नाम पे होता है। फिर वंश समूह के कार्य, बहु मतलब बहिर्विवाह के प्रकार्य के अलावा एक काव्यिक वंश समूह में कई अन्य अर्थों में कॉरपोरेट होते हैं। उनके सदस्य अक्सर अनुष्ठान और समारोह के लिए एक साथ आ सकते हैं। उदाहरण के लिए वंश देवताओं, कुल देवताओं या पूर्वजों की सामूहिक पूजा कार्य हेतु वंश समूह में अंतर्निहित प्राधिकरण संरचना होगी जिसमें सामान्य सत्ता वरिष्ठ पुरुषों के पास होती है। जैसे कि जो कॉरपोरेट संपत्ति का मालिक भी हो सकता है। ये सब चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वंशानुक्रम नियम। तो जो वंशानुक्रम नियम होते हैं, तो जैसे कि आपने देखा है कि अधिकांश समाजों में वंश की गणना के साथ समन्वय करते, लेकिन एक तरीके से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वास्तव में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्रकार की संपत्ति पिता से पुत्र तक और अन्य प्रकार की संपत्ति माँ से बेटी को दी जाती है। भारत के अतीत में हम देखा होगा कि जमीन, आवास जैसे संपत्ति केवल बेटों को विरासत में मिली थी। बेटों को अनुपस्थित मतलब बेटों की उपस्थिति में निकटतम पुरुष रिश्तेदारों को दुर्लभ परिस्थितियों में बेटी को उत्तराधिकार में दी जाती थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में अगर आपके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आपको मान लो लड़की है और आपके भाई के पास एक लड़का है, तो आपकी ज़मीन आपके भाई के लड़के के पास चली जाती थी, उसको दे देते थे, उसको उत्तराधिकारी बना देते थे। और जो आपकी दोनों बच्चियाँ हैं वो उसको भाई मानती है, भाई तो रहता ही है, और वो जितने भी जिम्मेदारियाँ हैं फिर वो भाई उन बहनों की जिम्मेदारियों को पूरा करता है। अगर आपके बच्चा है, बेटा है, तो वो डायरेक्ट उत्तराधिकारी बन जाता है। अगर मान लो आपके भी बेटी है, आपके जो भैया है उसके भी बेटी है, तो वो जो संपत्ति है वो पूरी किसके पास चली जाएगी? आपकी बेटियों में बढ़ जाएगी। वो सब दुर्लभ स्थिति में ऐसा होता है। उसके बाद निवास के नियम की बात करते हैं। तो निवास के नियम, शादी के बाद निवास का अर्थ है रिश्तेदारी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण चर है। परिजनों के नेटवर्क के भीतर व्यक्तिगत संबंधों की गुणवत्ता और काफ़ी प्रभावित है। यदि विवाह के बाद पति पत्नी अपना स्वतंत्र घर स्थापित करते हैं, जैसा कि आमतौर पर जो पश्चिमी कल्चर है उसमें ऐसा होता है कि निवास को नवस्थानिक कहा जाता है, न्यू लोकल कहा जाता है, जहाँ पति अपने अभिभावक के घर में पति के साथ रहने के लिए जाती है। निवास को पति स्थानिक कहा जाता है यानी कि विलोकल कहा जाता है। और पितृस्थानिक यानी कि
मतलब शादी के बाद जब वह अपने पिता के पास रहने के लिए जाती है। और पितृ पति स्थानिक के रूप में वर्णित किया जाता है, जहाँ पति पत्नी के साथ रहने के लिए स्थानांतरित होता है और माता स्थानिक निवास के नियमों के साथ सामंजस्य कर सकता है और नहीं भी कर सकता। कुल मिलाकर पितृवंशीय वंश व्यवस्था ये तो नवस्थानिक या पितृपति स्थानिक निवास पैटर्न के साथ सह संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं पितृसत्ता और मातृसत्ता। पितृसत्ता और मातृसत्ता के बारे में आप सब जानते ही हैं कि जो पिता से पुत्र तक होता है उसे मतलब पुत्राधिकारी कहते हैं। यानी कि पिता था, उसने अपनी सारी संपत्ति, अचल संपत्ति चल संपत्ति अपने बेटे के नाम पर कर दी, तो वो और फिर वो लड़का भी वही करता है कि उसमें जो उसका बच्चा होता है फिर उसका वो टाइटल बच्चे के पास जाता है। ऐसे कर करके मतलब पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक में आप समझते ही हैं कि मातृ का गोत्र लगाना, हर जगह पर माता का नाम होना, ये सब मातृसत्तात्मक में आता है। और इसी तरह से जो हमारी इकाई 6 है वो समाप्त हुई। और जो ये नातेदारी है, परिवार विवाह और नातेदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आसान भी है और इसमें आप मतलब अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।